बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 का आर्टिकल करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होती है? ये सिंपल माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम लोग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की वर्किंग क्या है, इसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, इसको किस तरह से यूज़ करते हैं, वो हम लोग इस आर्टिकल में देखेंगे। अ मैग्नीफाइंग ग्लास इज़ अ कन्वेक्स लेंस। इसमें जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, जो चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, वो एक कन्वेक्स लेंस होता है विच इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। जो कि स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की मैग्नीफाइड इमेज मतलब कि बड़ी इमेजेस को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। हैंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप। इसको हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप का नाम देते हैं। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर टू द लेंस देन द प्रिंसिपल फोकस सच दैट एन अपराइट विजुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज इज सीन क्लियरली। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑब्जेक्ट को हम लोग उसके प्रिंसिपल फोकस की निस्बत लेंस के ज़्यादा करीब रखते हैं। ये लेंस है, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग लेंस के करीब रखते हैं। तो एक अपराइट सीधी विजुअल गैर हकीकी मतलब कि उतना ऑब्जेक्ट नहीं होता जितना हमें नज़र आता है, एंड मैग्नीफाइड इमेज और बड़ी इमेज नज़र आती है एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द नॉर्मल आई। तो अगर वो 25 सेंटीमीटर के फासले पर हो नॉर्मल आई से तो हम लोग उसको क्लियरली देख सकते हैं। मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? मैग्नीफाइंग पावर ऑब्जेक्ट्स को बड़ा दिखाने की कैपेबिलिटी होती है। लेट बी द एंगल, लेट थीटा थीटा बी द एंगल, थीटा का नाम दे रहे हैं एंगल को, सबटेंडेड एट द आई बाय अ स्मॉल ऑब्जेक्ट। एक स्मॉल ऑब्जेक्ट से जब हम लोग एक स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो एक कुछ ना कुछ एंगल बनता है, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। व्हेन इट इज प्लेस्ड एट नियर पॉइंट ऑफ द आई, जब ऑब्जेक्ट को आंख के नियर पॉइंट के करीब रखा जाता है। इफ द ऑब्जेक्ट इज नाउ मूव नियर टू द आई, अगर हम लोग उस ऑब्जेक्ट को आंख के नियर पॉइंट से मूव कराते हैं, द एंगल ऑन द आई विल इंक्रीज, तो एंगल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। बट द आई विल नॉट बी एबल टू सी इट क्लियरली, तो अब आंख जो है उसको क्लियरली देख नहीं सकेगी। इन ऑर्डर टू सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखना चाहते हैं, वी पुट अ कन्वेक्स लेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द आई, तो हम लोग को आंख और ऑब्जेक्ट के दरमियान में कन्वेक्स लेंस रखना पड़ता है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। सो दैट द लेंस मेक्स अ लार्ज विजुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट नियर पॉइंट ऑफ द आई, तो इस तरह से जो लेंस होता है वो एक लार्ज इमेज बनाता है इंसानी आंख के करीब, जो कि विजुअल इमेज होती है। इन दिस वे द ऑब्जेक्ट अपीयर्स मैग्नीफाइड, जो ऑब्जेक्ट होता है वो मैग्नीफाइड नजर आता है। द मैग्नीफाइंग पावर इन दिस केस विल बी, मैग्नीफाइंग पावर जो होती है वो होती है m इज इक्वल टू थीटा डैश ओवर थीटा। इट कैन बी शोन दैट द मैग्नीफाइंग पावर इज गिवन बाय द रिलेशन, तो हम लोग इसको मैग्नीफाइंग पावर को एम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा डैश ओवर थीटा, ये भी फॉर्मूला हो सकता है, या फिर ये फॉर्मूला इसका हो सकता है 1 प्लस डी ओवर एफ। डी यहाँ पे डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का और लेंस लेंस का, और जो एफ है उसकी फोकल लेंथ है, वेयर एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस एंड डी इज द नियर पॉइंट ऑफ द आई, और डी जो है वो इंसानी आंख का नियर पॉइंट है। इट इज क्लियरली फ्रॉम दिस रिलेशन that that a lens of shorter focal length will have greater magnifying power। एक लेंस जिसकी फोकल लेंथ जो है वो शॉर्टर होगी, उसकी मैग्नीफाइंग पावर जो है उतनी ही ज़्यादा होती है। रिजॉल्विंग पावर, द रिजॉल्विंग पावर of an instrument is its ability to distinguish between two closely placed objects or point sources। रिजॉल्विंग पावर क्या होती है? रिजॉल्विंग पावर होती है कि एक ऑब्जेक्ट के जितने भी पॉइंट्स हैं या पार्ट्स हैं उसके दरमियान में फ़र्क वाज़े करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम लोग उस इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर का नाम देते हैं। इन ऑर्डर टू सी द ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्लोज टुगेदर वी यूज इंस्ट्रूमेंट ऑफ हाई रिजॉल्विंग पावर। तो अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को देखने चाहते हैं कि उसके पॉइंट्स कितने करीब आपस में, अगर हम लोग उनके दरमियान फ़र्क वाज़े करना चाहते हैं तो हम लोग हाई रिजॉल्विंग पावर का जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी यूज़ हाई रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप टू सी tiny organisms and telescope to view distant stars। हम लोग हाई रिजोल्यूशन पावर वाले इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं अगर हम लोग छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखना चाहते हैं, या फिर हम लोग दूर दराज के ऑब्जेक्ट्स को देखना चाहते हैं जैसे कि स्टार्स। ये तो हमारा था सिंपल माइक्रोस्कोप का आर्टिकल। इसके बाद आ रहा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होती है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऐसी माइक्रोस्कोप है जिसकी मदद से हम लोग छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनको भी देख सकते हैं। मतलब कि ये सिंपल माइक्रोस्कोप से भी हाई क्वालिटी की माइक्रोस्कोप होती है जिसको हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप का नाम देते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज़ टू कन्वर्जिंग लेंसेज। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के टू कन्वर्जिंग लेंसेज होते हैं, द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस। एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और एक आई पीस होता है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस जिसकी मदद से हम लोग चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं और देखते हैं, और ये आई पीस है जिसकी मदद से हम लोग उन
ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं मैग्नीफाइंग करके, एंड इज यूज टू इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। इसको हम लोग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की स्ट्रक्चर्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। फॉलोइंग आर सम फीचर्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नीचे यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के कुछ फीचर्स जो हैं गिवन हैं। इट गिव्स ग्रेटर मैग्निफिकेशन देन अ सिंगल लेंस। ये सिंगल लेंस की निस्बत ज़्यादा मैग्निफिकेशन हमें देते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। द ऑब्जेक्टिव लेंस हैज़ अ शॉर्टर फोकल लेंथ। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ जो होती है वो शॉर्ट होती है, जो कि 1 सेंटीमीटर से भी कम होती है। द आई पीस हैज़ अ फोकल लेंथ एफ ऑफ अ फ्यू सेंटीमीटर। आई पीस की जो फोकल लेंथ होती है वो फ्यू सेंटीमीटर की होती है। मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मैग्निफिकेशन कैन बी डिटरमिन्ड थ्रू द रे डायग्राम एज शोन। हम लोग इस रे डायग्राम को देखेंगे और इसकी मैग्निफिकेशन का अंदाजा लगाएंगे। ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स अ स्मॉल इमेज इनसाइड आई वन द फोकल पॉइंट ऑफ द आई पीस। जो ऑब्जेक्टिव होता है वो स्मॉल इमेज बनाता है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये एक ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये आईपीस लेंस है और ये ह्यूमन आई है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, और ये ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है यहाँ पे भी और इधर भी, और ये आईपीस की फोकल लेंथ है एफ ई और एफ ई, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं जिसको हम लोग पी का नाम दे देते हैं। तो यहाँ से इसकी रेज जो है ऑब्जेक्टिव लेंस में से पास करती हैं और जाके एक पॉइंट क्यू पर मिल जाती हैं। तो यहाँ पे इमेज बनता है जो कि आई वन होता है, जो कि रियल इमेज से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बड़ा होता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक और मज़ीद लेंस रखा हुआ है जिसको आईपीस का नाम देते हैं। अब यहाँ से रेज जो है एक पॉइंट इस आती हुई यहाँ से फिर पास करती हैं और इसमें से पास करके यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और यहाँ पे ये इसकी जो रेज है ह्यूमन आई तक पहुँचती है और इसका जो बाकी की रेज है यहाँ पे पहुँचती हैं जहाँ पे एस पॉइंट है, और यहाँ पे इसका इमेज बन जाता है जो कि रियल इमेज से बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड होता है। तो यहाँ पे ये लिखा गया हुआ है, दिस इमेज एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस। ये इमेज जो होता है आई वन, ये अब आई पीस के लिए एक ऑब्जेक्ट की तौर पर एक्ट करेगा। मतलब कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था, इसमें से रेस पास की, यहाँ पे इमेज बन गया आई वन। अब ये आई वन वाला इमेज जो है ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा। अब ये इसकी रेस जो है लेंस में से पास करेंगी, एंड द फाइनल लार्जर इमेज I2 इज फॉर्म आउटसाइड द फोकल पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। अब जो फाइनल इमेज I2 होगी वो ऑब्जेक्टिव का जो फोकल पॉइंट है उसकी आउटसाइड पर बनती है। ये ऑब्जेक्टिव का फोकल पॉइंट है, इसकी आउटसाइड बनेगी यहाँ पे। द मैग्निफिकेशन ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज गिवन बाय m इज इक्वल टू L ओवर F नॉट इंटू 1 प्लस D ओवर F E। ये इसकी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। वेयर L इज द लेंथ ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। L जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ है, विच इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस, जो कि इक्वल है किसके, ऑब्जेक्टिव और आई पीस की लेंथ के इक्वल। ये आई पीस और ये ऑब्जेक्टिव, इसकी जो लेंथ होगी ये एल के इक्वल है। एंड डी इज द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल इमेज फ्रॉम द आई, और जो डी है वो डिस्टेंस है फाइनल इमेज का इंसानी आंख से। ये इंसानी आंख और यहाँ पे इमेज बन रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका डिस्टेंस होगा जिसको डी से प्रेजेंट करेंगे। एफ नोट एंड एफ ई आर द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। एफ नोट जो है वो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है और एफ ई जो है वो आई पीस की फोकल लेंथ है। यूज ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। A compound microscope is used to study the bacteria and other micro objects. It is also called, it is also used for research in several fields of sciences like microbiology। छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी स्टडी। बॉटनी, पौधों के मतलब स्टडी। जियोलॉजी, अर्थ के मतलब स्टडी। एंड जेनेटिक्स, और जीन्स के मतलब स्टडी के लिए भी यूज़ करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप को। तो ये था हमारा आर्टिकल कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। अब नेक्स्ट जो आ रहा है हमारे पास वो आ रही है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू ऑब्जर्व डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स यूजिंग लेंसेज और मिरर्स। टेलीस्कोप भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग दूर दराज के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज़ करते हैं। हम लोग इसमें लेंसेज भी यूज़ करते हैं और मिरर्स भी यूज़ कर सकते हैं। अ टेलीस्कोप दैट यूजेस टू कन्वर्जिंग लेंसेज इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। एक ऐसी टेलीस्कोप जिसमें दो कन्वर्जिंग लेंसेज लगे हों उसको हम लोग रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का नाम देते हैं। In a refracting telescope, an objective lens forms a real image of the distance object। ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो रियल इमेज बनाता है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का। ये ऑब्जेक्टिव लेंस नज़र आ रहा है आपको, और ये यहाँ पे आई पीस लेंस है। जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो रियल इमेज बनाता है। वाइल एन आई पीस फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज। जो आई पीस होता है वो वर्चुअल इमेज बनाता है। मतलब कि जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस है जितना भी ऑब्जेक्ट होगा उसका इमेज बना देगा यहाँ पे। अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज होगा ऑब्जेक्ट के तौर पर एक्ट करेगा और दोबारा आई पीस में पास करेगा। अब इसका जो इमेज बनेगा वो मैग्नीफाई होगा बहुत ज़्यादा। ये आपको नज़र आ रहा है इमेज ऑफ आई पीस, जो कि वर्चुअल इमेज कहलाएगा। वर्किंग ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप।
The ray diagram of refracting telescope is shown in figure. इस फिगर में दिखाई गई है ray diagram. When parallel rays from a point on a distance objects pass through the objective lens. जब जो parallel rays होती हैं एक दूर दराज वाले ऑब्जेक्ट से जब आ रही होती हैं वो ऑब्जेक्टिव लेंस में से पास करती हैं. This image acts as an object for the eyepiece. ये जो इमेज होता है वो एक ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करता है eyepiece के. A large visual image of I2 of I1 is formed by the eyepiece. एक लार्ज इमेज जो है वो बनता है यहाँ पे I1 is formed at the focus f0. f0 वाला जो फोकस है इसका ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकस है तो यहाँ पे I1 इमेज जो है वो फॉर्म करता है. दिस इमेज एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस. ये इमेज जो है ऑब्जेक्ट के तौर पर एक्ट करेगा. विजुअल इमेज ऑफ I2 ऑफ I1 इज फॉर्म बाय द आईपीस. एक जो लार्ज विजुअल इमेज है I2 जो कि I1 से बनती है वो आईपीस पे बनती है एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस से काफ़ी ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस पर है. ये यहाँ पे नजर आ रही है आपको. दिस विजुअल इमेज मेक्स एन एंगल एट द आईपीस. ये जो विजुअल इमेज है वो एक एंगल बनाती है आईपीस पर. Magnification of telescope. Magnification of a refracting telescope can be determined through the ray diagram as shown in the figure and is given by m is equal to f over f naught over fe. F naught mean focal length of objective lens. Fe mean focal length of eyepiece. अब जो हमारा आर्टिकल आ रहा है उसका नाम है द ह्यूमन आई. इंसानी आंख के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं. उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं. द इमेज फॉर्मेशन इन ह्यूमन आई इज शोन इन फिगर. जो इमेज फॉर्मेशन है ह्यूमन आई की वो फिगर में दिखाई गई है. ह्यूमन आई एक्ट्स लाइक अ कैमरा. ह्यूमन इंसानी आंख जो होती है वो कैमरा के तौर पर काम करती है. इन प्लेस ऑफ द फिल्म एक जो कैमरा होता है उसमें एक फिल्म डाली जाती है जिसमें इमेजेस रिकॉर्ड होती हैं. लेकिन इंसानी आंख में फिल्म के बजाय रेटिना मौजूद होता है दैट रिकॉर्ड्स द पिक्चर जो कि पिक्चर्स को रिकॉर्ड करता है जिसको हम लोग रेटिना का नाम देते हैं. द आई हैज़ अ रिफ्रैक्टिंग सिस्टम कंटेनिंग अ कन्वर्जिंग लेंसेज. आई का रिफ्रैक्टिव सिस्टम होता है जिसमें कन्वर्जिंग लेंसेज होते हैं. द लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑन द रेटिना. लेंस जो होता है रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्म करता है विच इज़ अ लाइट सेंसिटिव लेयर एट द बैक ऑफ द आई. जो कि लाइट सेंसिटिव लेयर है जो कि इंसानी आंख के बैक पर होती है. जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये रेटिना है. इन द कैमरा में द डिस्टेंस ऑफ लेंस फ्रॉम फिल्म इज एडजस्टेड फॉर प्रॉपर फोकस बट इन द आई. कहते कि जो डिस्टेंस होता है लेंस का फ्रॉम फिल्म से इज एडजस्टेड फॉर प्रॉपर फोकस. हम लोग उसको एडजस्ट कर सकते हैं प्रॉपर फोकस से. बट इन द आई इंसानी आंख में द लेंस चेंज फोकल लेंथ. जो लेंस होता है वो फोकल लेंथ को चेंज करता है. कैमरा में जो फिल्म होती है वो चेंज करती है और इंसानी आंख में जो लेंस होता है वो फोकल लेंथ को चेंज करता है. ये इसमें फ़र्क है कैमरा और इंसानी आंख में. लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया. जो लाइट होती है वो इंसानी आंख में जाती है एंटर करती है एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन के ज़रिए जिसको हम लोग कॉर्निया का नाम देते हैं. ये आपको नज़र आ रही है एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन लाइट इसमें से पास करती है. एक ट्रांसपेरेंट होती है जिसको हम लोग कॉर्निया का नाम देते हैं. द आइरिस इज अ कलर पोर्शन ऑफ द आई. आइरिस जो होता है वो इंसानी आंख का कलर पोर्शन होता है एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग द रेटिना. और जो लाइट होती है रेटिना तक पहुंचती है उसकी अमाउंट को कंट्रोल करता है ये आइरिस. यहाँ पे जो हमारी आंख का जो कलर पोर्शन नज़र आ रहा होता है उसको हम लोग आइरिस का नाम देते हैं. मतलब कि जैसे किसी का ग्रीन किसी का ब्लैक किसी का ब्राउन ये आइरिस होता है जो कलर शो हो रहा होता है हमें. इट हैज़ एन ओपनिंग एट इट्स सेंटर कॉल्ड द पीपल. एक इसकी ओपनिंग होती है छोटा सा सुराख नज़र आ रहा होता है हमें इंसानी आंख के अंदर जिसको हम लोग पीपल का नाम देते हैं. द आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ द पीपल. आइरिस जो होता है वो पीपल के साइज को कंट्रोल करता है. इन ब्राइट लाइट में आइरिस कॉन्ट्रैक्ट्स द साइज ऑफ द पीपल. आइरिस जो होता है वो पीपल के साइज को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है. वाइल इन डिम लाइट में पीपल इज इन लार्ज. पीपल जो होता है वो बड़ा हो जाता है उसका साइज. द लेंस ऑफ द आई इज फ्लेक्सिबल. आई का जो लेंस होता है वो फ्लेक्सिबल होता है एंड अकोमोडेट्स ऑब्जेक्ट्स ओवर अ वाइड रेंज ऑफ डिस्टेंस. और अकोमोडेट करता है वाइड रेंज तक. अकोमोडेट्स से क्या मुराद है वो हम लोग देखते हैं. अकोमोडेशन किसे कहते हैं. द वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस टू फॉर्म अ शार्प इमेज ऑन रेटिना. कहता है कि फोकल लेंथ इन लेंस इंसानी लेंस के जरिए जो फोकल लेंथ की वेरिएशन होती है टू फॉर्म अ शार्प इमेज ऑन रेटिना. रेटिना पर इमेज
बनाने के लिए उसको जो फोकल लेंथ की वेरिएशन होती है हम लोग उसको अकोमोडेशन का नाम देते हैं। अब नियर पॉइंट और फार पॉइंट क्या होता है? द नियर पॉइंट ऑफ द आई इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो नियर पॉइंट होता है वो एक ऑब्जेक्ट के से मिनिमम डिस्टेंस होता है फ्रॉम द आई, इंसानी आंख से, एट विच इट प्रोड्यूसेस शार्प इमेज ऑन द रेटिना, जिससे वो रेटिना के ऊपर एक इमेज बना देता है। नियर पॉइंट क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के, ये एक ऑब्जेक्ट है, हम लोग यहाँ पे अगर खड़े हुए हैं तो ये जो कम से कम फासला होगा इस ऑब्जेक्ट से, जिस पे हम लोग इसको आसानी से देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये हमारा नियर पॉइंट होगा। फार पॉइंट क्या होता है? द फार पॉइंट ऑफ द आई इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई ऑन विच इट इज फुली रिलैक्स आई कैन बी फोकस। तो फार पॉइंट क्या होता है? वो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है जहाँ पे हम लोग इस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। वो यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, कहाँ जहाँ पे भी होगा, जहाँ पे हम लोग इसको फुली रिलैक्स होकर देख सकेंगे, ये लेंस का फार पॉइंट कहलाएगा। Defects of vision. The inability of the eye to see the image of objects clearly is called a defect of vision. कहता है कि जो इंसानी आँख की इनएबिलिटी होती है टू सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, जिससे हम लोग क्लियरली ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, देखने की जो इनएबिलिटी होती है इस कॉल्ड डिफेक्ट ऑफ विजन, उसको हम लोग डिफेक्ट ऑफ विजन का नाम देते हैं। नियर साइटेडनेस, जिसको हम लोग मायोपिया का नाम देते हैं। उसके बाद आती है फॉर साइटेडनेस, जिसको हम लोग हाइपरमेट्रोपिया का नाम देते हैं। ये एक बीमारी है आँख की, जिसको हम लोग कहते हैं करीब नजरी या बैद नजरी उर्दू में, मतलब कि करीब की नज़र कमज़ोर हो जाना या दूर की नज़र कमज़ोर हो जाना, और उसको हम लोग किस तरह से सही कर सकते हैं वो भी यहाँ पे बताया गया हुआ है। नियर साइडनेस, सम पीपल कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। कुछ लोग जो होते हैं वो दूर की चीज़ों को आसानी से देख नहीं सकते विदाउट द एड ऑफ स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस लगाए बगैर। दिस डिफेक्ट ऑफ विजन इज नोन एज शॉर्ट साइडनेस और नियर साइडनेस। इस डिफेक्ट को हम लोग शॉर्ट साइडनेस का नाम देते हैं या फिर हम लोग नियर साइडनेस का नाम देते हैं, मतलब दूर की नज़र जिसकी ख़राब हो जाए उसको हम लोग नियर साइडनेस का नाम देते हैं या मायोपिया का नाम देते हैं। एंड इट मे बी ड्यू टू द आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग। और ये क्यों होता है कि इंसान यहाँ का जो आई बॉल होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। लाइट रेज फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स आर फोकस इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। अब इमेज तो तब बनेगा जब रेटिना के ऊपर रेज जो है वो फॉल करती हैं। अगर रेटिना से पहले ही फॉल कर जाती हैं तो इमेज रेटिना के आगे बनेगा एंड अ ब्लर्ड इमेज इज प्रोड्यूस, और वो इमेज जो होगा वो ब्लर होगा। द नियर साइडनेस आई कैन बी करेक्टेड विद ग्लास और कॉन्टैक्ट लेंसेज दैट यूज डाइवर्जिंग लेंस। हम लोग ग्लास लगा के या फिर डाइवर्जिंग लेंस लगा के हम लोग नियर साइडनेस की बीमारी, नियर साइडनेस को हम लोग ठीक कर सकते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, जब हम लोग यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस लगा देते हैं तो अब ये जो रेज हैं वो रेटिना के ऊपर जाके फॉल करती हैं, तो यहाँ पे हमारा इमेज जो है वो सही बन जाता है। Farsightedness, the disability of the eye to form distant objects of nearly objects on its retina is known as farsightedness. अगर हम लोग को दूर की चीज़ें सही नज़र नहीं आ रही होती तो जो इनएबिलिटी होती है इसको हम लोग फार साइडनेस का नाम देते हैं या हाइपरमेट्रोपिया का। व्हेन अ फार साइडनेस आई ट्राइज टू फोकस ऑन अ बुक हेल्ड क्लोजर देन द नियर पॉइंट। अगर हम लोग क्या करते हैं, एक फार साइडनेस अगर आई है तो हम लोग अगर बुक को पढ़ने की कोशिश करते हैं, अगर हम लोग उसको क्लोज करते रहते हैं देन द नियर पॉइंट इट शॉर्टन्स इट्स फोकल लेंथ, और उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, लेंस की शॉर्ट हो जाएगी एज मच एज इट कैन, जितनी हो सके उतनी कम हो जाएगी। हाउएवर इवन एट इट्स शॉर्टेस्ट द फोकल लेंथ इज लॉन्गर। जैसे जैसे शॉर्टेस्ट फासला होता जाएगा फोकल लेंथ लॉन्गर होती जाएगी देन इट शुड बी। Therefore, the light rays from the book would form a blurred image behind the retina. तो अब जो इमेज बनेगी वो behind the retina बनेगी और वो भी क्या होगी, blurred होगी। This defect can be corrected with the aid of a suitable converging lens. इसके लिए हम लोग converging lens का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपको नजर आ रहा है अभी, अगर far sightedness है तो इसका जो इमेज है वो रीना के पीछे बन रहा है, हम लोग को रीना के ऊपर बनाना है इमेज, तो हम लोग इसके लिए कन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करेंगे। अब रेटिना के ऊपर बन जाएगा तो इस तरह इससे हम लोग सही कर सकते हैं। हम लोग नियर साइडनेस के लिए डाइवर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करते हैं और फार साइडनेस के लिए कन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हमारा आज का, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गई होगी।